क्वेश्चन नंबर 57 का देखते हैं विज्ञान का। निम्न पर टिप्पणियाँ लिखी है। नंबर 1 फर्स्ट है प्राणावरण, नंबर 2 प्राणायक स्तंभ पर टिप्पणियाँ लिखी है। भ्रांत कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाता है। पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाता है और इसकी जगह पर्णवृत्त पत्ती सदृश रचना में बदलाव हो जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल जिसे अकेसिया कहा जाता है। प्राणांत साधारणतया उद्धरण दिशा में विकसित होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश उसी सतह पर कम से कम पड़ सकते हैं। इससे बाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। नंबर 2 प्राणायक स्तंभ कभी कभी तना चौड़ा एवं मांसल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है, जिससे प्राणायक स्तंभ कहा जाता है। प्राणायक स्तंभ में एक से अधिक पर्ण तथा पर्ण संधियाँ होती हैं, जैसे नागफनी रसकस। क्वेश्चन नंबर 58 का देखते हैं। बीजांड के प्रकार बताइए। उत्तर है बीजांडासन पर बीजांडवृत्त से विभिन्न प्रकार से जुड़े रहने के आधार पर बीजांड द्वार तथा निभाग से बीजांडवृत्त की परस्पर स्थिति बदलती है। इसके अनुसार बीजांड प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑर्थोट्रॉप्स अथवा एट्रोप्स। इसमें बीजांड द्वार निभाग तथा बीजांडवृत्त एक ही सीध में पाए जाते हैं, जैसे पाइपरेसी एवं अर्टिकेसी कुल के पौधे। नंबर 2 है एनाट्रोप्स। इस प्रकार से उल्टे होते हैं। इस प्रकार उल्टे होते हैं कि बीजांड द्वार व बीजांडवृत्त आपस में समांतर हो जाते हैं तथा बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर एक बीजपत्री व मेगोपेटिल कुल के पौधे में। नंबर 3 है हेमीनाइट्रोपस। बीजांड में बीजांडवृत्त व बीजांड द्वार के मध्य 90 डिग्री का मुड़ाव पाया जाता है। इसमें बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीध में होते हैं, जैसे रेनुन्कुलस। नंबर 4 है पाइलोट्रोप्स। इसमें बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड एवं निभाग एक सीध में न पड़कर भ्रूणकोश सामने होते हैं, जैसे लेग्नुमिनेसी कुल के पौधे। नंबर 5 है एम्फीट्रोप्स। इसमें बीजांड इस प्रकार मुड़ा होता है कि इसका भ्रूणकोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड एलिसमेसी कुल के पौधे में पाए जाते हैं। नंबर 6 सिरसिनोट्रॉप्स के बीजांड वृद्धि करने 180 डिग्री से 360 डिग्री तक घूम जाता है। इस कारण बीजांड को इस प्रकार घेरता है कि यह तीसरा अध्यावरण जैसा लगने लगता है, जैसे ओपेंसिएसी कुल के पौधे। क्वेश्चन नंबर 59 का देखते हैं। पत्तों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। दो विधियां होती हैं। एक पहली है अलैंगिक जनन, दूसरी है लैंगिक जनन। पादपों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नवीन जीव उत्पन्न होते हैं तथा जनन इकाइयां या तो बनती ही नहीं अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की
निम्न विधियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1, विखंडन। यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा 2 अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। जीवाणुओं प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में जनन बहुखंडन विधि से होता है। नंबर 2 है बीजाणु निर्माण। नंबर 2 है सेकेंड है हेडिंग बीजाणु निर्माण। कम विकसित पादपों में दृढ़ता आवरण वाली विशेष कोशिकाएं रचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूलन परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नवीन पादप बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। थर्ड है कलिकोत्पादन। इष्ट कोशिकाओं से छोटे कलिका सदृश उभार अथवा मुकुल बनते हैं जो कोशिकाओं से पृथक होकर नई इष्ट कोशिकाएं हैं। इष्ट में ये मुकुल मात्र कोशिकाएं से अलग हुए बिना मुकुल बना लेते हैं। जैसे एक ही इष्ट कोशिका पर मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। नंबर 4 है खंडन। सरल संरचना वाले बहु कोशिका पादपों जैसे स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंडन नवीन जंतु में विकसित हो जाता है। नंबर 5 है कायिकी जनन। कायिकी अथवा बधिर जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिकी भाग से नए पौधों का विकास होता है। पौधों में निम्नलिखित भागों से कायिकी जनन होता है। ए है जड़ों द्वारा, बी है पत्तियों द्वारा, सी है तनों द्वारा, डी है पत्र कलिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 का देखते हैं। तने के किन्हीं 2 रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है फर्स्ट हेडिंग है अर्धवायवी रूपांतरण। यह है भूस्तारी। हेडिंग है भूस्तारी। इसमें शाखाएं छोटी एवं तने घनित होकर समस्त दिशाओं से निकलते हैं। कुछ समय वृद्धि करने के बाद उनके आगे के सिरे क्षैतिज दिशा में निकलते हैं जैसे फ्रेगेरिया। बी है भूस्तारिका। यह सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। इनका तना छोटा व भंजनशील होता है। यह जैसे पिस्टिया। सी है अंतः भूस्तारी। इसमें मुख्यतः तना जमीन के अंदर रहता है परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पर्व संधियों से निकल आती हैं और अन्य रूपांतर होते हैं जैसे पोदीना। डी है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी पौधे में मुख्य तने से लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संधियों पर से जड़ें निकलती हैं ऊपर की ओर पत्ती निकलती हैं। उपभूस्तारी कहते हैं उन्हें उपभूस्तारी कहते हैं जैसे दूब घास। नंबर 2 है भूमिगत रूपांतरण। इसमें देखते हैं इस प्रकार का रूपांतरण प्रायः भोजन संचयन या वर्धिर प्रजनन हेतु उपयोगी होता है। यह है प्रकंद। यह सायन मासल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होती है। इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं जो सकल पत्र से ढकी रहती है जैसे अदरक। बी है सकलकंद। इसमें तना लेशन की भांति समान होता है। इसके चारों ओर मार्शल सकल पत्र होते हैं। तना अति संघनित होकर नीचे की ओर बढ़ता है जिस पर बहुत सी जड़ें निकल आती हैं जैसे प्याज। सी है ट्यूबर अधिकतर भूमि के अंदर पाया जाता है। इसमें आँख मिलती है जो वास्तव में कक्षस्थ कलिका होती है। प्रत्येक आँख सकल पत्र से ढकी रहती हैं जैसे आलू। डी है
डी है घनकंद। घनकंद संघनित भूमिगत तना है या भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, जैसे अरबी, क्रॉक्स आदि। क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं। पदार्थों के पृथक्करण के से आप क्या समझते हैं? पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। उत्तर है हेडिंग है पृथक्करण की विधियाँ। पदार्थ के 4 पृथक्करण के से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। उत्तर है पृथक्करण की विधियाँ। यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया, तो पूछा गया। उत्तर देखते हैं। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने हेतु एक घटक के उन गुणों को जानना जरूरी होता है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न है। इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चुनाव किया जाता है। मिश्रण को उनके अवयवों से अलग करने की निम्नलिखित विधियां हैं। अवयवों को से अलग करने की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर एक है बिनीना। नंबर 2 है फटकाना। नंबर 1 है बीनना। नंबर 2 है फटकना और ओसाना। नंबर 3 है चलाना। नंबर 4 है चुंबकीय पृथक्करण। नंबर 5 है उद्वर्पातन। नंबर 6 है तलछटीकरण। नंबर 7 है छानना। नंबर 8 है भारण। नंबर 9 है अपकेंद्रण। नंबर 10 है वाष्पन। नंबर 11 है आसवन। नंबर 12 है आसिक आसवन। 13 है क्रिस्टलीकरण। पहला देखते हैं। फर्स्ट है बिन्ना। गेहूँ, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़ मिट्टी आदि मिलते हैं। कंकड़ मिट्टी आदि मिलते होते हैं जो उन अनाजों की आकृति, आकार एवं रंग से अलग होते हैं। इन्हें हाथ से बीनकर अलग करने की प्रक्रिया को बीनना कहा जाता है। फटकना। नंबर 2 है फटकना। फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। उदाहरण, गेहूं को सूप से फटका जाता है। सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा सूप से बाहर दूर गिरता है। जैसे गांव में आज भी आटा बनवाने के लिए जो गेहूं बनाए जाते हैं, उनमें जो भी भूसा होता है उन्हें सूप से फटका जाता है, ताकि उनसे भूसा या मिट्टी, जो भी छोटे मोटे कण होते हैं, जो भी होता है, वो निकल जाए। तो वो सूप से फटके जाते हैं, तो वो सूप से बाहर गिरते जाके हैं जब फटका जाता है। किसान भूसा युक्त अनाज गेहूँ को ऊंचे स्थान से खड़ा होकर गिराता है, जिससे अनाज अथवा गेहूँ पास में एकत्र हो जाता है तथा हल्का भूसा आदि हवा में उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है, जिसे कहते हैं उछाना। क्वेश्चन नंबर 62 का देखते हैं। भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण से बताइए। क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया। अब मैं वो क्वेश्चन बता रही हूँ जो 2022 के पेपर में लगभग आए हैं। उत्तर है भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मूसला जड़। ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की ही हो जाती हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं। इनमें भी पहला है, फर्स्ट है संकुर रूप। यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली हो जाती हैं, जैसे गाजर। सेकेंड है कुंभी रूप। इस प्रकार की जड़ों के ऊपर का भाग घड़े के समान फूला हुआ और नीचे का भाग एकदम पतला हो जाता है, जैसे सलजम। थर्ड है तरकूर रूप। जड़ मध्य से फूली हुई परंतु दोनों शीर्ष तथा आधार पर पतली होती हैं, जैसे मूली। 4 है गांठदार जड़। यह फूली हुई, गूदेदार होती हैं परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उदाहरण, गुल अवाश। निश्चित आकार नहीं होता है, उदाहरण गुलाबाश। क्वेश्चन नंबर 63 का देखते हैं। किवण क्या है? कीड़वन क्या है? उत्तर देखते हैं। कीड़वन हेडिंग। कीड़वन को सर्वप्रथम बुकनर ने बताया था। कीड़वन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तथा ग्लूकोज का
अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एथियल एल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन की अभिक्रियाएं जीवित कोशिकाओं से बाहर होती हैं। इसका सूत्र है C6H12O6 प्लस H2O जाइलम C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा ग्लूकोज एथिल एल्कोहल। ये किण्वन की प्रक्रिया जाइलम एंजाइम की उपस्थिति में होता है। जाइलम एंजाइम यष्टि कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 का देखते हैं। श्वसन क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। उत्तर देखते हैं। उत्तर है जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन के चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन के प्रकार। ऑक्सीजन पर निर्भरता की दृष्टि से श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला है ऑक्सी श्वसन, जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऐसी क्रिया करने वाले पौधे व जीवों को ऑक्सी जीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का रूपपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2O व ऊर्जा प्राप्त होती है स्वतंत्र रूप से। जैसे हम सांस लेते हैं उसे स्वतंत्र ऑक्सीजन की कहा जाता है। दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसी कारण इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनॉक्सी जीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल C2H5OH CO2 तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 65 का देखते हैं। यौगिक और मिश्रण में अंतर बताइए। उत्तर है हेडिंग है यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। देखते हैं गुण, फिर यौगिक, उसके बाद मिश्रण। पहला है सहघटन। गुण है सहघटन। यौगिक में है प्रत्येक यौगिक सहघटन निश्चित होता है। प्रत्येक यौगिक का सहघटन निश्चित होता है। मिश्रण में मिश्रण का सहघटन अनिश्चित होता है। सेकंड है गुण। यौगिक है, यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। मिश्रण में मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों पर निर्भर करते हैं। थर्ड है पृथक्कीकरण। यौगिक में है, यौगिकों के अवयवों को साधारणतः भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्रण में मिश्रण को साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। 4 है भौतिक गुण। यौगिक में है भौतिक गुण निश्चित होते हैं। मिश्रण में है मिश्रण के भौतिक गुण निश्चित नहीं होते हैं। 5 है शुद्धता एवं समांगता। यौगिक में यौगिक शुद्ध एवं समांगी होते हैं। मिश्रण अशुद्ध एवं विषमांगी होते हैं। 6 है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र यौगिक का एक निर्धारित रासायनिक सूत्र होता है। मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। 7 है रासायनिक परिवर्तन। यौगिकों का बनना रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रण का निर्मित होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है अपितु यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का देखते हैं। पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। उत्तर है लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हेप्लॉइड जनन कोशिकाएं अथवा युग्मक बनते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। एक नर एवं एक मादा युग्मक से मिलने से डिप्लॉइड युग्मज बनता है, जो बारंबार विभाजित होकर बीज बनता है। बीज नवीन पौधों को जन्म देता है। अतः लैंगिक जनन को अग्रलिखित 4 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है युग्मक जनन। नंबर पहला है युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अणुति युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। यह है नर युग्मक जनन, बी है मादा युग्मक जनन। नंबर 2 है
परागण, पराग कणों का पराग कोशों से मिलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया। थर्ड है निवेचन। नर तथा मादा युग्मक केंद्रों के मिलने से द्विगुणित युग्मज जाइगोट का निर्माण होता है। फोर है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। आवृतबीजी जियोस्पर्म पौधों में नर एवं मादा जंगान पुष्पों में स्थिर होते हैं। पुष्पों को रूपांतरण शाखा का कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। ए है ब्रह्मदल, बी है दल, सी है पुंगम एवं एंड्रोसीरा नर जनन अंग, डी है जंगाए अथवा गायनेशियम। नंबर 67 का देखते हैं। भ्रूण कोश का विकास बताइए। उत्तर है कार्यरत गुरु बीजाणु में सूत्री विभाजन के पूर्व 2 फिर 2 से 4 तथा 4 से 8 केंद्रक बनते हैं, जिसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। भ्रूण कोश के 8 केंद्रों में से 4 सिरे पर एवं 4 सिरे पर होते हैं, 4 दूसरे सिरे पर होते हैं। भ्रूण कोश मध्य गति से आकार में बढ़ता है। दोनों सिरों के केंद्र ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। इसके मध्य में उपस्थित केंद्रकों के जुड़ने से द्विकेंद्रक बनता है। इसमें बीजाणु द्वार की ओर उपस्थित 3 केंद्रकों के समूह को अंड उपकरण तथा निभाग की तरफ से 3 केंद्रकों के समूह को प्रतिव्यस्तांत कोशिकाएं कहते हैं। अंड उपकरण के मध्य में की कोशिका अंड कोशिका कहलाती है तथा इसकी 2 अन्य कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं निषेचन की मदद करती हैं। इस प्रकार विकसित भ्रूण कोश को पॉलीगोइम टाइप भ्रूण कोश तथा मादा युग्मक कोदभिद कहा जाता है। प्रोफेसर पी महेश्वरी के अनुसार भ्रूण कोश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह है मोनोस्पोरिक जब भ्रूण कोश का निर्माण 4 में से एक अंडद्वारी या निभागी कहते हैं गुरु बीज द्वारा होता है, जैसे पॉलीगोनम टाइप तथा ओइनोथेरा टाइप। पॉलीगोइम टाइप तथा ओइनोथेरा टाइप। बी है बाइस्पोरिक जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 की जगह केवल 2 ही कोशिकाएं निर्मित हैं, अर्थात दूसरे विभाजन के बाद कोशिका नहीं बनती है। फलतः दोनों कोशिकाओं में 2-2 केंद्रक बनते हैं। एक कोशिका से भ्रूण कोश बनता है और दूसरी स्वतः ही नष्ट हो जाती है, जैसे प्याज। सी है ट्रेटा स्पोरिक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 केंद्रक निर्मित होते हैं, परंतु इसमें कोशिका भ्रति पुनः नहीं बनती है। फलतः चारों ओर केंद्रक भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे पेपरोमिया टाइप एवं एंड्रोकसा टाइप। क्वेश्चन नंबर 68 का देखते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इनकी क्रियाएं बताइए। उत्तर देखते हैं। द्रव्य हेडिंग है द्रव्य, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाती है। उदाहरणार्थ मेज, कुर्सी तथा दरवाजा तीनों वस्तुएं एक ही द्रव्य लकड़ी से निर्मित हैं। इसमें मेज, कुर्सी तथा दरवाजा द्रव्य नहीं है, वे केवल वस्तुएं हैं, परंतु उनका निर्माण करने वाली लकड़ी एक द्रव्य है। द्रव्य के अन्य उदाहरण हैं जैसे लोहा, तांबा, वायु, जल आदि। प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से तथा प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से निर्मित होता है। ऊर्जा भौतिक कारक है जिसके द्वारा कर्ता में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य को करने हेतु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा द्रव्यात्मक नहीं होती है, अर्थात उसमें भार, आयतन आदि नहीं होता है, परंतु यह अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे उष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि आदि। द्रव्य और ऊर्जा की अनेक क्रियाएं। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक वेल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल गणनाओं द्वारा यह सिद्ध किया द्रव्य एक दूसरे के
समतुल्य है। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य वास्तव में घनीभूत ऊर्जा होती है। द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया को उनकी आनयन क्रिया कहलाती है। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाए तो उसमें प्रसार हो जाता है। इसका अध्ययन करना ही भौतिकी का उद्देश्य होता है। भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका अध्ययन विभिन्न प्रकार के प्रेक्षणों तथा मापों द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 69 का देखते हैं। बीज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। आवृत्ति बीज पौधों में द्विनिषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज का निर्माण बीजाणु के परिवर्तन से होता है। बीजों के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। प्रकार। बीज पत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक बीजी पत्री बीज। इस प्रकार के बीज में एक बीज पत्र होता है, जैसे धान, मक्का, गेहूँ इत्यादि। सेकंड है द्विपत्री बीज। इस प्रकार के बीजों में दो पत्री बीज पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर, अरहर आदि। विभिन्न बीजों की आकृति भिन्न प्रकार की होती है। ये गोल, अंडाकार, वृत्ताकार आदि हो सकते हैं। बीजों का रंग भी अलग अलग होता है। बीजों के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे बीजवरण कहा जाता है। यह दो परतों में पाया जाता है। बाहरी परत को बाह्य कवच एवं भीतरी परत को अंतः कवच कहते हैं। बीज के एक सिरे पर छिद्र पाया जाता है जिसे बीजाणु द्वार कहते हैं। बीजाणुवरण के अंदर भूण पाया जाता है। बीजों के अंदर भूण को पोषण देने हेतु भूणपोष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर हेडिंग है गुरुत्व से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण से होता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के मध्य का आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इसमें एक पिंड पृथ्वी हो तो इसका आकर्षण बल गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। अतः उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग के प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण g कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर E/mE/r2, जहाँ g बराबर सार्वत्रिका गुरुत्वीय नियतांक है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 Nm²/kg² है। g का परिमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश तक समुद्र तल पर 9.8 cm/2 होता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से ऊपर से गिराया जाए तो उसमें समान त्वरण पैदा होगा, तथा यदि वे एक ऊंचाई से गिराई जाए तो वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर इसका सबसे अधिक होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर चले तो उसके भार द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि जाएगी तथा यह वृद्धि ध्रुवों पर सबसे अधिक होगी। अर्थात पृथ्वी तल पर व्यक्ति का भार भूमि रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। अतः किसी वस्तु पर भार पृथ्वी के केंद्र से 0 होता है।
परंतु द्रव्यमान वही रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति का भी गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में एवं इसके कारण किसी वस्तु के भार में वृद्धि हो जाएगी। किसी वस्तु के भार में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगेगी तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी आ जाएगी। यह कमी भूमि रेखा पर सबसे अधिक होगी। ज्ञात है कि वस्तु का भार तो परिवर्तित होता है किंतु उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है। गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ वस्तु को संपूर्ण भार कार्य करता है। किसी वस्तु का भार घनत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्यरत रहता है। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता है। गुरुत्वीय क्षेत्र प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कण के चारों ओर उस स्थान को जिसमें कण के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड पर रखे किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं। एकाकी प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आप पत्ती द्वारा एकाकी प्रबंधन को उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखें। एकाकी प्रबंधन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी एकाकी भाग प्रबंधक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के एकाकी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का उपसर्जन एकाकी प्रबंधन कहलाता है। एकाकी प्रबंधन के 2 उदाहरण निम्न हैं। नंबर 1 है अजूबा। पहला है अजूबा पौधे में पत्तियों के किनारों के पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। नंबर 2 है आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां एकाकी प्रबंधन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में एकाकी स्थिरता होती है तथा प्रत्येक कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किसी वस्तु की रेखा संवेग कब संचित रहता है? स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। उत्तर देखते हैं। रेखी संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखी संवेग नियत रहता है। मान लो कि किसी निकाय पर F बल लगाया जाता है, जैसे समय अंतराल त्रिभुज T में उसके संवेग में परिवर्तन त्रिभुज P हो जाता है। अतः न्यूटन ने गति के 2 नियम से F बराबर त्रिभुज P बटे T यदि बाह्य बल F बराबर 0 हो तो त्रिभुज P बटे त्रिभुज T बराबर 0 या त्रिभुज P बराबर 0 अनुपात P बराबर एक नियंतक अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में नियायक का रेखी संवेग नियत हो रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। देखते हैं तत्व और यौगिक में अंतर। पहला है तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। यौगिक का गुण 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व अब तक लगभग 119 तत्व ज्ञात हैं। यौगिक की इनकी संख्या बहुत ही अधिक है। थर्ड है तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु के कारण होते हैं। गुणधर्म उनके परमाणु के कारण होते हैं। यौगिक में देखते हैं थर्ड, इनके गुणधर्म उन तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं जिनसे यौगिक बना होता है। फोर्थ देखते हैं इनको किसी भी
किसी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तत्वों को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक में है, इनको रासायनिक विधियों द्वारा उसके तत्वों से विघट अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 का देखते हैं। दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। यदि कोई पिंड अवृत गति करते हुए एक निर्धारित रास्ते पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आसपास गति करता है, समक्ष आसपास गति करता है, तो यह गति कंपन गति या दोलन गति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, कोई पिंड अपने समय के पास गति करता है तो अपने क्षेत्र समय मतलब उसके आसपास, पिंड के आसपास गति करता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोलन गति की दिशा हमेशा साम्य की ओर रहती है। दोलन गति एक तरह की आवृत गति होती है, परंतु सभी आवृत गति दोलन गति नहीं होती हैं। कुछ वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य अवस्थाएं के दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती हैं। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। उदाहरण फर्स्ट है सितार बजाते समय सितार के तार की गति। सेकंड है घंटी बजाने पर घंटी के किनारे की गति। थर्ड है धागे को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाने से धागे की गति। क्वेश्चन नंबर 75 का देखते हैं। ये लघुत्री का लास्ट क्वेश्चन है। 75 है बीजाण की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्रण बनाइए। क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया था। देखिए इसका चित्र, यह है बीजाण। ये इसका बीजाण का चित्र है। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेपरों में जो भी चित्र आप बनाएं, चाहे मैथ में बनाएं चाहे विज्ञान में बनाएं, वो सारे चित्र पेन से ही बनाइएगा और जेल पेन मत ले जाइएगा, डॉट पेन से ही बनाएं। अगर जो भी चित्र आए अगर उनमें कलर कर सकें तो कलर भी कर दीजिएगा, ना हो पाए तो पेन से ही चित्र बनाएं और उनके जो भी कोटेशन हो उन कोटेशन को ज़रूर आप लोग कोटेशन को याद कर लें और उनकी कोटेशन सारी लिख दें ताकि आप लोगों के कोई भी नंबर ना कटें। और आप लोगों को प्लीज़ अगर मेरे चैनल की वीडियो से कुछ भी हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए इसका देख लेते हैं। ये होता है ये बीजाण द्वार होता है, ये बीजाण द्वार होता है। और इसमें जब बीज इसमें आता है फिर यहाँ से ये है भ्रूणकोश, ये इसका भ्रूणकोश होता है। इसमें बीज भ्रूणकोश में आता है। फिर ये यहाँ से फर्टिलाइज होकर यहाँ बीजाणुकाय में जाता है। फिर ये इसे आद्यवरण कहा जाता है, इसे आद्यवरण कहते हैं। और ये भाग जो है निभाग होता है, ये नीचे का भाग होता है। क्या होता है? नीचे का भाग होता है निभाग। और ये बीजाण व्रत होता है, ये बीजाण व्रत होता है। आप लोगों को अगर ये चित्र ऐसे आए तो यही बनाना है, लेकिन पेन से बनाना है। कोई भी चित्र आप लोग पेंसिल से मत बनाइएगा। यदि पेंसिल से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। और जो भी ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जो आप लोगों के अगर ना आप लोगों को याद होते हैं तो इनकी हेडिंगें आप लोग सही से अच्छे से याद कर लें, ताकि पेपरों में अगर लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोग हेडिंग ही डाल देंगे सारी और उनमें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तभी आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। बस आप लोग पेपरों में ये ध्यान रखिएगा अपनी राइटिंग पे, और मैं बस अपनी राइटिंग पे और अपनी स्पीड पे बहुत ध्यान दीजिएगा, तो और इस वजह ताकि आप लोगों के नंबर ना कटें। अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन ना याद हो तो उनकी बस आप लोग हेडिंगें याद कर लीजिए, और वो भी अच्छे से, ताकि आप लोग पेपरों में भूलें ना। और हेडिंगें आप लोग अगर डाल देंगे तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें अगर आप लोग हेडिंग डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा को लिख देंगे, तो आप लोगों को 1 नंबर तभी मिल जाएगा। और एक नंबर से बैक लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे जो चैनल पे जो भी वीडियो हैं इन्हें मल्टीपल टाइम देखते रहिए और कान में हेडफोन लगाकर आराम से सुनते, थोड़ी स्पीड तेज़ करके सुनते जाइए, ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाए। और पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मल्टीपल टाइम अपने सिलेबस को रिवीजन करते रहिए। चलिए बाय, टेक केयर।